हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कार्किनोजेनेसिस। कार्किनोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्कोजेन। ये एक स्टेप नहीं होता, इसमें बहुत सारे स्टेप लगते हैं, जिसके कारण एक जो सही जीन होता है उसमें म्यूटेशन होता है। तो सही जीन कहने का क्या मतलब है? कौन से जीन में म्यूटेशन होता है? तो जर्मलाइन और सोमैटिक म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब जर्मलाइन म्यूटेशन क्या होता है? वैसा सेल जो मेनली जेनेटिक जैसे कि स्पर्म और ओवम बनाने में हेल्प करता है, उसमें म्यूटेशन होगा तो उसको जर्मलाइन म्यूटेशन कहते हैं। जर्मलाइन म्यूटेशन को छोड़ के बाकी जो भी म्यूटेशन होता है उसको सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। इसमें मेनली 4 प्रिंसिपल टारगेट लगता है। पहला क्या है? सबसे पहले हाँ, ये आपको पता है हमारे शरीर में ऑन्कोजन कोई बाहर से नहीं आता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं प्रोतो ऑन्कोजन। उसका सबसे पहले एक्टिवेशन होगा। जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन जैसे कि P53, उसका इनहिबिशन होगा। उसके बाद जीन रेगुलेटिंग एपोप्टोसिस इफेक्ट होगी। डीएनए रिपेयर जीन में डिफेक्ट आ जाएगा, जिसके कारण म्यूटेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोतो ऑन्कोजन कैसे ऑन्कोजन में बदलता है। प्रोतो ऑन्कोजन नॉर्मल जीन जो मेनली सेल के प्रोफरेशन और डिफ्रेंसिएशन के लिए ज़रूरी है। इसका डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? तो इसका डिस्कवर किया गया है हरोल्ड बार्मस और माइकल बिशॉप के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होता है, ये ऑन्कोजेन में बदल जाता है, जिसका जो ग्रोथ और प्रोफरेशन जो रहता है वो लिमिटेड नहीं रहता है। ठीक है, ये जो है वो सेक्रेट करता है ऑन्कोप्रोटीन, जिसमें रेगुलेटरी कंट्रोल लैकिंग होता है। ये एक और सेल डिवीजन स्टार्ट करता है तो सेल डिवाइड कर रहा है और जिसके कारण सेल का ग्रोथ ओवर होने लगता है। अब देखते हैं कौन सा सेलेक्टेड ऑन्कोजीन है जो मेनली एक्टिवेशन करता है, एसोसिएटेड होता है ह्यूमन ट्यूमर से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्रोतो ऑन्कोजीन जो बाद में ऑन्कोजीन में बनता है, उसमें क्या होता है? ओवर एक्सप्रेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, क्या होता है जिसके कारण वो उसमें म्यूटेशन होता है और उससे एसोसिएटेड जो ह्यूमन में ट्यूमर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ग्रोथ फैक्टर, पहला कैटेगरी में ग्रोथ फैक्टर है। तो ग्रोथ फैक्टर कौन सा? PDGF बीटा सेन। इसमें अगर म्यूटेशन होगा, ये मेनली ग्रोथ फैक्टर किसके लिए होता है? तो सिस जो प्रोतो ऑन्कोजीन में प्रेजेंट होता है, इसमें ओवर एक्सप्रेशन होता है, जिसके कारण या तो एस्ट्रोसाइटोमिनिया या ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो ग्रोथ फैक्टर है उसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये कहाँ पे करता है? तो HST1 या INT1 में ओवर एक्सप्रेशन या एम्प्लीफिकेशन करेगा, जिसके कारण स्टोमक कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और मेलानोमा देखने को मिलेगा। TGF अल्फ़ा, ये मेनली TGF-A पे करता है ओवर एक्सप्रेशन, और जिसके कारण एस्ट्रोसाइटोमा और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी का कौन सा प्रोतो ऑन्कोजेन है और उसके कारण कौन सा ट्यूमर होता है। ठीक है, उसके बाद HGF प्रोतो ऑन्कोजेन पे ओवर एक्सप्रेशन करता है, जिसके कारण थायराइड कैंसर होता है। ठीक है, एक जो नर रिसेप्टर एक्सेसिव थायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है ना, वो एसोसिएटेड होता है CML से, जो काउंटर किया जाता है स्पेसिफिक टायरोसिन काइनेज के द्वारा, काइनेज इनहिबिटर के द्वारा, जिसका नाम है इमातिनाब। ये एक ड्रग है जो थायरोसिन काइनेज इनहिबिटर ड्रग कहलाता है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है टारगेटेड ड्रग थेरेपी का। दूसरा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ग्रोथ फैक्टर तो आपको पता है, उसमें एक रिसेप्टर आ जाए तो उसको ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर कहते हैं। जैसे कि EGF रिसेप्टर फैमिली में ERB-B1 और ERB-B2 में ओवर एक्सप्रेशन या एम्प्लीफिकेशन होगा तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, ग्लियोमा, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर देखने को मिलता है। CHF1 रिसेप्टर, ये इसका प्रोतो ऑन्कोजीन FMS पे होता है। इसमें पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण ल्यूकेमिया होता है। याद रखिएगा, ये सारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वीडियो को रोकिएगा, इसको याद कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिसेप्टर फॉर न्यूट्रोट्रोपिक फैक्टर RET, ठीक है, इसमें भी पॉइंट म्यूटेशन होता है और इसके कारण MEN2A और B होता है। फैमिलियर मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। PDGF रिसेप्टर
प्रोतो ऑन्कोजिन PDGFR पे रहता है, ओवर एक्सप्रेशन होता है, ग्लियोमा होता है। रिसेप्टर ऑफ स्टीम सेल KIT पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिसके कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर और अदर सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर देखने को मिलता है। प्रोटीन जो इन्वॉल्व होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन में, तो GTP बाइंडिंग में KRAS, HRAS और NRAS तीनों में पॉइंट म्यूटेशन होता है। KRAS के कारण कोलोन, लंग और पेनक्रिएटिक ट्यूमर देखने को मिलता है। HRAS के कारण ब्लेडर और किडनी ट्यूमर देखने को मिलता है। NRAS के कारण मिलेनोमा, हेमेटोलॉजिक मेलिग्नेंसी देखने को मिलता है। नर रिसेप्टर थायरोसिन काइनेज, इसमें ये मेनली इसमें जो ये कि कौन से प्रोटो ऑन्कोजिन पे काम करता है, तो ABL ट्रांसलोकेशन होता है, जिसके कारण क्रोनिक माइलाइड लिकोमा और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिकोमा देखने को मिलता है। रास सिग्नल ट्रांसडक्शन BRAF पे पॉइंट म्यूटेशन करेगा, जिसके कारण मिलेनोमा होता है। ठीक है। WNT सिग्नल ट्रांसडक्शन बीटा कैटेनिन पे पॉइंट म्यूटेशन ओवर एक्सप्रेशन करेगा, तो हेपेटोब्लास्टोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिलता है। अब न्यूक्लियर रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर कहते हैं, वो मेनली CMYC, NMYC और LMYC और प्रोटो ऑन्कोजिन पे काम करता है। CMYC में ये ट्रांसलोकेशन कराता है और बुर्कित लिम्फोमा जिसके कारण होता है। NMYC में एम्प्लीफिकेशन करवाता है, जिसके कारण न्यूरोब्लास्टोमा या स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग देखने को मिलता है। LMYC का एम्प्लीफिकेशन कराएगा तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग देखने को मिलेगा। सेल साइकिल रेगुलेटर, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंस काइनेज, वो पिछले वीडियो में ही पढ़े हैं। जो साइक्लिन है 2 तरह का होता है, D और E। D में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन या एम्प्लीफिकेशन होगा, जिसके कारण मेंटल सेल लिम्फोमा, ब्रेस्ट और इसियोफेगस कैंसर देखने को मिलता है। E में ओवर एक्सप्रेशन होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलेगा। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK4 मिली एम्प्लीफिकेशन और पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो ग्लियोब्लास्टोमा, मिलेनोमा और सार्कोमा देखने को मिलता है। अब कैसे ये जो ऑन्कोजिन है ये इम्पोर्टेंट है, सबके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रास किसका एग्जाम्पल है, तो सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ये क्या होता है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, फिर ये बाइंड करता है GDP के साथ। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, ये क्या होता है, GDP एक्सचेंज हो जाता है GTP में, जिसके कारण रास एक्टिवेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, रास इनएक्टिव फॉर्म में है, इसमें ग्रोथ फैक्टर मिल गया तो क्या बन गया, एक्टिव फॉर्म हो गया। ये फिर से इनएक्टिव हो जाएगा जब उसमें GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है। एक्टिवेटेड जो रास है वो बाइंड करता है फार्नेसाइल ट्रांसफरेज रिसेप्टर के कारण, जिसके कारण एक्टिवेशन ऑफ MAP काइनेज बढ़ जाता है और जिसके कारण माइटोजेनेसिस देखने को मिलता है। ये जो रास है ना, एक्टिवेटेड रास, वो फिर से नॉर्मल इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है ड्यू टू इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं ये एक्टिव फॉर्म क्यों हुआ, तो ये माप काइनेज को एक्टिवेट करने के लिए, जिसके कारण माइटोजेनेसिस होगा। ठीक है। उसके बाद फिर से वो इनएक्टिव फॉर्म में वापस आ जाएगा। म्यूटेटेड रास प्रोटीन होता है, वो बाइंड करता है GAP के पर बिना किसी ऑगमेंटेशन के। ठीक है। जिसके कारण ये अनकंट्रोल माइटोसिस स्टार्ट करता है और जिसके कारण ट्यूमर फॉर्म करता है। अच्छा, क्या था ना, स्टार्टिंग में ये एक्टिव फॉर्म में हुआ ताकि ये क्या कर सके, एक्टिवेशन कर सके MAP काइनेज और प्रमोट कर सके माइटोजेनेसिस को। ठीक है। माइटोजेनेसिस में 2 सेल का पूरी तरह डिवीजन हो जाता है। अब क्या होगा, ट्यूमर सेल में यहाँ से ये एक्टिव फॉर्म तो हो गया, लेकिन अब इसमें ये वाला सेल नहीं होने के कारण ये अब क्या करेगा, बहुत सारा अनकंट्रोल माइटोजेनेसिस करेगा, जिसके कारण ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। ये तो ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो रास भी होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं, KRAS, NRAS और HRAS। KRAS कोलोन, लंग और पैनक्रियाटिक ट्यूमर काज करते हैं। NRAS मिलेनोमा और ब्लड ट्यूमर फॉर्म करते हैं और HRAS ब्लेडर और किडनी ट्यूमर फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि ये AVL प्रोटीन क्या है। ये AVL प्रोटीन एक नॉन रिसेप्टर एसोसिएटेड होता है थायरोसिन काइनेज एक्टिविटी से।
सी जो AVL प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे और फ्यूज करता है BCR के साथ। किसके साथ फ्यूज करता है? BCR के साथ। किस पे? तो क्रोमोसोम नंबर 22 पे। ठीक है, तो अब BCR AVL एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो फॉर्म होते हैं मेनली कम्बिनेशन ऑफ BCR और AVL जीन पे। अब इसका टेस्ट करने के लिए BCR AVL टेस्ट होता है जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं और रूल आउट करते हैं क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया और स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकेमिया से। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है वो डायग्नोसिस करने के लिए नहीं होता है, मेनली रूल आउट करने के लिए होता है। ये जो फ्यूजन ऑफ जीन है जिसके कारण अनकंट्रोल थायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होता है जिसके कारण कैंसर का डेवलपमेंट होता है। M/C प्रोटीन जो होता है ना वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है ग्रोथ फैक्टर में। किस में प्रेजेंट होता है? ग्रोथ फैक्टर में। ये एक प्रोतो ऑन्कोजीन है जो VHLH ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैंने इसको ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जब इसका अगर लेवल इंक्रीज करेगा तो इसके साथ क्या होंगे? अनदर प्रोटीन भी आएगा जैसे कि मैक्स जो फॉर्म करता है हेट्रोडाइमर और इसके कारण ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिवेशन होता है। अनकंट्रोल न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन के कारण कैंसर का डेवलपमेंट हो जाता है। और अगर ग्रोथ फैक्टर एब्सेंस हो जाए तो M/C के कारण एपोप्टोसिस स्टार्ट होता है और ये इसके बहुत सारे टाइप हैं। C M/C, L M/C और N M/C। C के कारण बुर्कित लिम्फोमा, L के कारण स्मॉल सेल लंग कैंसर, L फॉर लंग। उसके बाद N M/C न्यूरोब्लास्टोमा, N फॉर न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो M/C है ये मोस्ट कॉमन न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर फैक्टर होता है ह्यूमन ट्यूमर का। M/C जीन जो है वो एसोसिएटेड होता है कन्फ्लिक्ट मॉडल में इन कार्किनोजेनेसिस। ये न्यूरोफाइब्रोमिन जो है इसमें जो प्रोटीन आता है उसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 और इसमें मेनली GAP का म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ा? रास में मेनली ग्रोथ फैक्टर पे ये क्या करता है? ग्रोथ फैक्टर में प्रॉब्लम होता है जिसमें के कारण क्या होंगे? कैंसर बनेगा। AVL क्या करता है? थायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है और मतलब उस पर ये अफेक्ट करता है। और M/C ट्रांसक्रिप्शन पे। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन RET जीन ऑन्कोजीन रिजल्ट करता है इंटेस्टाइनल ए गैंग्लियोनोसिस और हिर्शस्प्रूफ डिजीज। याद रखिएगा ये वाला कि जो इंटेस्टाइनल ए गैंग्लियोनोसिस और हिर्शस्प्रूफ डिजीज होता है वो क्यों होता है? लॉस ऑफ फंक्शन इन द म्यूटेशन इन RET ऑन्कोजीन। अगर गेन हो जाए RET ऑन्कोजीन का तो मल्टीपल इंडोक्राइन ये नियोप्लासिया देखने को मिलता है। तो इस तरह से लॉस ऑफ RET जीन और गेन। लॉस होगा तो इंटेस्टाइनल ए गैंग्लियोनोसिस और हिर्शस्प्रूफ डिजीज होंगे। अगर गेन होगा तो मल्टीपल इंडोक्राइन नियोप्लासिया देखने को मिलेगा।